नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारत और रूस के बीच 15वीं सालाना शिखर वार्ता आज। प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ औपचारिक बातचीत। हो सकते हैं व्यापार, रक्षा और तकनीक से जुड़े कई अहम समझौते। लोकपाल चयन पैनल में लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता होगा शामिल। कैबिनेट ने बीमा संशोधन विधेयक समेत कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। आत्महत्या की कोशिश पर अब नहीं मिलेगी सजा। सरकार का आईपीसी की धारा 309 को खत्म करने का फैसला। राज्यसभा में दी गई जानकारी। सीआईए की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका से अपील। दोषियों को मिले सजा। व्हाइट हाउस ने किया ओबामा का बचाव। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेल्जियम से भिड़ेगा भारत। पाकिस्तान से नीदरलैंड्स का मुकाबला। रिश्तों को नई ऊंचाई देने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल रात दिल्ली पहुंचे। पुतिन के दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने रूसी भाषा में ट्विटर पर लिखा कि समय बदल गया है, लेकिन भारत रूस की मित्रता में कोई बदलाव नहीं आया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इस रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और पुतिन का भारत दौरा उसी दिशा में एक कदम है। आज दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन्स और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। शिखर वार्ता से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपसी मुद्रा में व्यापार का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल भारत और रूस डॉलर और यूरो में व्यापार करते हैं। वहीं रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत से दोस्ती के बीच पाकिस्तान को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गुरुवार को दिल्ली में शिखर वार्ता होगी। इसका मुख्य जोर आपसी व्यापार बढ़ाना है। पुतिन ने रूबल रुपए में व्यापार फिर शुरू करने का ऑफर दिया है। भारत ने कहा कि दोनों देश अगले दशक के रिश्तों के रोडमैप पर भी विचार करेंगे। A dominant theme of this summit will be the spelling out by the two leaders of a joint vision of our relationship for the next decade. It will provide a roadmap for enhancing the partnership between our countries to qualitatively new levels. It will have a strong focus on redefining the economic partnership. प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति दोनों देशों की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से भी संयुक्त रूप से मिलेंगे। पुतिन तेल और गैस के अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर बात करेंगे। रूस चाहता है कि भारत उसके यहाँ तेल और गैस के क्षेत्र में निवेश करे और इनका आयात करे। रूस भारत में परमाणु ऊर्जा के नए संयंत्र भी लगाना चाहता है। दोनों देशों के बीच फिलहाल महज 10 अरब डॉलर का व्यापार होता है। I think India has an opportunity to cash in on this opening and sign a deal possibly for gas exports at a very favorable price. We can circumvent that by using processed oil. दोनों देश स्मार्ट सिटी समेत रक्षा उपकरण, लड़ाकू विमान और उच्च तकनीक में व्यापार पर भी बात करेंगे। रूस में कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भारत के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। रूस फल और कृषि उत्पादों का बाजार दुनिया के लिए खोलने जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को ही बैठक में बीमा संशोधन विधेयक समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लोकपाल चयन पैनल में लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को शामिल करने की सहमति दी गई। साथ ही सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाने और बैंकों को 1,60,000 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बीमा संशोधन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी गई। इसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव है। विधेयक में राज्यसभा की प्रवर समिति की ओर से दिए गए सुझावों को भी शामिल किया गया है। बैठक में उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जिससे संशोधित कानून के तहत लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन करने वाले पैनल में शामिल किया जाएगा।
1984 के दंगा पीड़ितों के निकट संबंधियों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया। पीड़ित परिवारों को दिए जाने वाला ये मुआवजा अब तक मिले मुआवजे के अतिरिक्त होगा। कैबिनेट ने देश के 5 हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। इसमें पंजाब और हरियाणा, पटना, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड हाईकोर्ट शामिल हैं। सरकार ने सरकारी बैंकों को विभिन्न चरणों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 52% तक लाकर बाजार से 1,60,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की अनुमति दे दी, जिससे वे बासेल 3 पूंजी पर्याप्तता नियमों को पूरा कर सकें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 मेगावाट क्षमता वाले 25 सौर पार्क बनाने को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से 1000 मेगावाट की ग्रिड को जोड़ने वाली परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीन हस्तांतरण तेज करने के मकसद से भी फैसला लिया। इसमें परियोजना मंजूर होने पर तमाम मंत्रालय मेट्रो रेल कंपनियों की ओर से मांगी गई जमीन का संचालन अधिकार देंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। बीमा विधि संशोधन पर राज्यसभा की प्रवर समिति ने बुधवार को सदन में रिपोर्ट पेश की। समिति ने विदेशी निवेश की सीमा 49% रखने की सिफारिश की है। विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका पर सदस्यों को सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि WTO में भारत के किसानों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आंच नहीं आएगी। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। We are not talking about party politics when you're outside of the country. You are ensuring that your sovereign right, which has been taken care of by ever so many governments before us now, is being strengthened. And if there are any course corrections to be made in the process, we as a government representing the people of India have a sovereign duty to do the course correction and ensure that our farmers or any such interests. इससे पहले सीतारमण के 28 नवंबर को दिए बयान पर सांसदों ने सरकार से कई सवाल पूछे। पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर इस संधि के पड़ने वाले असर पर सवाल उठाए। Third decision taken today concerns the WTO's post-Bali work program. With this decision, members committed that this work will resume immediately, and that they will engage constructively on the implementation of all Bali ministerial decisions, including the work program. तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन का कहना था कि WTO में अभी तक भारत के रुख पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। Is the TFA will enhance the developed countries' access to Indian markets. We know that. India is losing out in competitiveness in all product lines as there has been a hollowing out of industries. कई सांसदों ने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के खत्म होने की आशंका को लेकर सरकार से जवाब मांगा। Now, this permanent solution finding is something that we are very, very concerned about, because if it is got to be de-linked from the pricing mechanism, and therefore that be used as an excuse to move towards a cash subsidies that will be given instead of a pricing mechanism, that will cause havoc in the existing system of our subsidies to our agriculture. इस समय हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा चावल पैदा हो रहा है छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ देम। जो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश इज वन ऑफ देम। दोनों सूबों के मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है, प्लीज भगवान श्री राम के लिए ये सब्सिडी खत्म मत करो। मर जाएंगे हमारे यहाँ के किसान, आगे से न धान बढ़ेगा न चावल बढ़ेगा, लेकिन सब्सिडी भी खत्म होगी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आज जो मैंडेट मिला है, और इसके लिए कम से कम जहां हिंदुस्तान का तिरंगा लेके आप चाहे WTO में जब बैठते हैं तो उस वक्त कोई पार्टी नहीं जाके बैठती, वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी का वहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठता है। वहां हिंदुस्तान के तिरंगा का रिप्रेजेंटेटिव, इस देश का रिप्रेजेंटेटिव जाके वहां बैठता है, और उसके लिए ये हाउस और सारा देश उसके पीछे रहता है। इसीलिए हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले साल 30 जून तक सभी मसलों के सुलझ जाने की उम्मीद है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए प्रस्ताव के अनुसार किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए सबकी सहमति जरूरी होगी, जिससे भारत के हितों पर कोई खतरा नहीं होगा। रविंद्र सिंह शोराणा, राज्यसभा टीवी। इसी तकनीकी दिक्कत की वजह से ये खबर गलत चली। इसके बारे में आपको बता दें कि
राज्यसभा में कई सदस्यों को, कई सांसदों को WTO समझौते पर तमाम आशंकाएं थीं, जिसे निर्मला सीतारमण ने दूर करने की कोशिश की। और उन्होंने यही कहा है कि WTO समझौता किसानों के हित में है और भारत की जो शर्तें थी वो इस समझौते के अंतर्गत मान ली गई हैं, खासकर खाद्य सुरक्षा को लेकर। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने 3 महीने के अंदर सभी राज्यों से खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर उसने राज्यों को APL का अनाज रियायती दरों की जगह MSP पर देने की चेतावनी दी है। खाद्य सुरक्षा कानून अभी 11 राज्यों में ही आधे अधूरे तरीके से लागू हो सका है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में इस मसले पर मंथन हुआ। रामविलास पासवान ने कहा कि केंद्र चाहता है कि उपभोक्ताओं की पहचान, राशन कार्ड और PDS दुकानों से जुड़े काम पूरे हों। उन्होंने पारदर्शिता के साथ डिजिटलाइजेशन और आधार कार्ड का काम होने की बात भी कही। लोगों को एक शिकायत थी कि हमने कहा कि भाई 365 दिन पूरा किया हो गया तो आप लोगों ने लागू क्यों नहीं किया। तो उन लोगों की एक शिकायत थी कि साहब जो एक्ट है वो जल्दीबाजी में लागू किया गया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो बना नहीं और 1 साल के अंदर में संभव भी नहीं था। देश भर में खाद्य सुरक्षा कानून 4 जुलाई 2014 तक लागू होना था, लेकिन योजना के लिए जरूरी साजो सामान नहीं जुट सके हैं। चर्चा में शामिल राज्यों का मानना था कि कानून जल्दबाजी में बना। इससे राज्यों को योजना के तहत बुनियादी काम करने का मौका नहीं मिल सका। जहां लागू भी हुआ वहां पारदर्शिता की कमी है। उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में अभी बहुत तैयारियां होनी बाकी हैं। जो APL वाला मामला है तो फिर APL को क्या कहते हैं कि आपको चूँकि APL में भी सब्सिडाइज रेट पर मिलता है तो फिर उसको जो है जो MSP प्राइस है उस पर क्या कहते हैं कि आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए हम राज्य सरकार से हम आग्रह करते हैं कि गरीबों के हित में, आम जनता के हित में जो है उसको जो है जल्द से जल्द जो है लागू करने का काम करें। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य 1 अप्रैल 2015 तक खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दें। इसके लिए केंद्र इस योजना को जमीन पर जल्दी उतारना चाहती है, लेकिन इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के मामले में राज्य उदासीन हैं। PDS तंत्र में भारी भ्रष्टाचार और कई खामियां होने की बात भी कही जाती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। आत्महत्या की कोशिश अब दंडनीय अपराध नहीं होगा। सरकार ने इससे जुड़ी IPC की धारा 309 को खत्म करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी कि इसे हटाने के बारे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सहमति दी है। गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी ने राज्यसभा में लिखित सवाल के जवाब में IPC की धारा 309 को खत्म करने की जानकारी दी। इसमें खुदकुशी की कोशिश करने वाले को सजा का प्रावधान है। विधि आयोग ने अपनी 210वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को हटाने की सिफारिश की थी। कानून व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राय मांगी थी। ज्यादातर राज्य और राजनीतिक दल आत्महत्या की कोशिश से जुड़ी IPC की धारा को हटाने के पक्ष में है। आत्महत्या बहुत दुखी होकर इंसान करता है और उस पर भी अगर वो कामयाब ना हो और उस पर उसको सजा हो जाए तो ये तो बहुत एक तरह की प्रताड़ना है। अगर लॉ कमीशन ने फाइनली ये सिफारिश की है तो सरकार को इसको बहुत संवेदनशील तरीके से जांच समझना। बहुत से चिंतक इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि आत्महत्या वाला जो सेक्शन है, अगर कोई आदमी आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है उसको अपराध न माना जाए। आत्महत्या की बड़ी वजह तनाव है। जिम्मेदारी, करियर, कर्ज, बीमारी और घरेलू मजबूरियों से उपजा तनाव आत्महत्या की वजह बनता है। जानकार मानते हैं कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले को सामाजिक सुरक्षा और मदद देने की जरूरत है। सेंसिटिविटी होनी चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। जिस किस्म की भी हो, सोसाइटी को मदद करनी चाहिए ऐसे आदमी को, बजाय के जेल भेज देना। और ये तो बहुत ही वेलकम स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप है कि ये 309 सेक्शन जो है ये एब्रोगेट हो गया। लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। कोई डिप्रेशन में है, सर्टेन मेंटल इश्यूज होते हैं, ऑलरेडी वो मेंटल इश्यूज को फाइट कर रहा है, ऊपर से आप उस पर क्राइम का क्रिमिनल केस डाल दें, इट्स अ वेरी क्रिमिनल एक्ट। देखा जाए तो ये उल्टा क्राइम है उस बंदे पे, देखा जाए हमारे सिस्टम की तरफ से क्राइम माना जाएगा उस बंदे पे करना। केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक हर साल लाखों लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। 2012 के दौरान 1,35,445 आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कल जम्मू और अनंतनाग की रैलियों में केंद्र सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए की कल्याणकारी नीतियों को कमजोर कर रही है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को चौथे और पांचवें दौर के चुनाव प्रचार की कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। अनंतनाग की रैली में उन्होंने आतंकवादी हमलों में शहीद अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी ने बाढ़ की पीड़ा और आतंकी हमलों के बावजूद रिकॉर्ड मतदान पर आवाम की तहे दिल से तारीफ की। उन्होंने राज्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास के काम की धीमी गति पर चिंता जताई। राहत के काम बेहद सुस्त रफ्तार से क्यों चल रहे हैं? आपको याद होगा कि जब कुछ साल पहले यहाँ जलजला आया था, कश्मीर में जलजला आया था, गुलाम नबी आजाद जी मुख्यमंत्री थे, तब हमारी सरकार ने तेजी से राहत पहुंचाने में दिन रात एक कर दिए थे। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करना बीजेपी का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए की नीतियों को बदलकर जनता से अधिकार छीन रही है। यह वक्त अपनी मुसीबत को कम करने का है। आपके सिर पर छत, रोजी रोटी और सेहत के अलावा दूसरी तमाम बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द मुहैया कराने का वक्त। लेकिन सेंटर की सरकार, मोदी जी की सरकार का ध्यान इन सब मामलों में बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के 3 दौर पूरे हो चुके हैं। अब बाकी बचे 2 दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। 14 दिसंबर को चौथे और 20 दिसंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे और 5वें दौर के लिए भी प्रचार काफी तेज हो गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कल सूबे में जमकर प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में बुधवार को 4 रैलियां की। गिरिडीह के झंडा मैदान में उन्होंने विपक्षी पार्टियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से धनी है, इसके बावजूद विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही राज्य में स्थिर सरकार दे सकती है। झारखंड ने सरकार बनते देखी है, झारखंड ने सरकार गिरते देखी है। चलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने डुमरी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की और राज्य की तस्वीर बदलने का वादा किया। लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम अपने इलाके के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो जैसे बड़े दिग्गज भी प्रचार मैदान में उतरे। राज्य में चौथे दौर के लिए 14 सितंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देंगे भारतीय सिनेमा के महारथी दिलीप कुमार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। कोहरे और ठंड के चलते वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। वहीं सड़क हादसों और ठंड से उत्तर प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं और हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। उत्तर भारत में तापमान में गिरावट, शीतलहर और कोहरे के चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर दिखाई दे रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और ऊनी कपड़ों का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। यातायात, रेल और हवाई परिवहन में इसका असर दिख रहा है। कई ट्रेनें करीब 12-12 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं धुंध के चलते विमानों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में सबसे कम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सबसे कम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को पंजाब के लुधियाना में तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के चलते हुए हादसों में पिछले 2 दिनों में 23 लोगों की मौत की खबर है। बुधवार को बिजनौर में सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को बुधवार को नॉर्वे के ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। सत्यार्थी ने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को बधाई दी है। शांति का सर्वोच्च सम्मान लेने के लिए जैसे ही कैलाश सत्यार्थी मंच पर पहुंचे, तालियों की गूंज ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल सर्टिफिकेट, मेडल और $11 लाख के साथ सम्मानित किया गया। कैलाश को यह सम्मान बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बाल अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है। उन्होंने दुनिया भर के बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की। I call upon the governments and intergovernmental agencies, businesses, workers, teachers, NGOs, faith leaders, and each one of us to put an end to all forms of violence against children. पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को बाल अधिकार, लड़कियों की शिक्षा और पाकिस्तान में तालिबानी फरमान के खिलाफ डटकर मुकाबला करने के लिए सम्मानित किया गया। मलाला ये पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत हैं। Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating wars but are so weak in bringing peace? Why is it? कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ मुहिम के तहत 80,000 से ज्यादा बच्चों को बंधुआ मजदूरी के चंगुल से निकालकर एक नई जिंदगी दी। भारत के साथ साथ दुनिया भर में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष मानवता और शांति की एक अद्भुत मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुधवार को बर्बरता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के 30 साल पूरे हुए। इस दौरान हुए समझौते पर अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किए थे। अब खुद अमेरिका ही कैदियों के ऊपर किए गए बर्बर व्यवहार के आरोपों का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि दोषी अधिकारियों को जल्द से जल्द सजा दिए जाने के उपाय किए जाएं। 9/11 के हमले के बाद कैदियों पर ढाए गए जुल्म पर व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को बचाने की भरपूर कोशिश की। The Senate report that was released yesterday highlights that there was not good guidance, that there was not good leadership, and that there was not proper oversight of a lot of these programs. And yet that's exactly what the president sought to institute on his second day in office. संयुक्त राष्ट्र ने भी सीधे शब्दों में कहा कि इंसानों से बर्बरतापूर्ण व्यवहार को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता और जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। It cannot be practiced in war, in peace, during emergencies, during internal instability, any circumstances whatsoever. And the corollary of that is people who do practice it should be brought to trial. अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी ने भी ऐसे व्यवहार को एक सिरे से खारिज किया है। Techniques that were described are clearly torture. They are a violation of everything that our discipline stands for. They are clearly a violation of human rights and international law. हालांकि CIA में इस तरह के चलन को लाने वाले साइकियाट्रिस्ट जेम्स मिशेल ने इसे बिल्कुल माकूल बताया है। Sending a Hellfire missile into a family's picnic and killing all the children and, killing Granny and killing everyone is okay. 11 सितंबर की आतंकी घटना ने अमेरिकी प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद करीब 3,000 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और सूचना उगलवाने के नाम पर यातनाएं दी गईं। बुश प्रशासनकाल के दौरान हुई इन घटनाओं की एक रिपोर्ट के फिलहाल 500 पन्ने सामने आए हैं और उनके ब्यौरे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भुवनेश्वर में खेले जा रही हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को बेल्जियम की चुनौती से पार पाना होगा। आखिरी पूल मैच में नीदरलैंड्स पर शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। वहीं क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के सामने नीदरलैंड्स की चुनौती होगी। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया, जबकि इंग्लैंड जर्मनी से भिड़ेगा। सरदार सिंह की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने मंगलवार को टूर्नामेंट में शानदार वापसी की। पूल मैच में उसने नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम को 3-2 से मात दी।
नीदरलैंड्स पर 18 साल बाद मिली इस जीत के बाद अब भारतीय टीम बेल्जियम को हराने को बेकरार है। पूल बी में बेल्जियम 1 जीत और 2 ड्रॉ के साथ दूसरे नंबर पर है। टूर्नामेंट में भारत का आगाज अच्छा नहीं हुआ। पहले मैच में जर्मनी ने 1-0 और दूसरे मैच में अर्जेंटीना ने उसे 4-2 से हराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईपीएल मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद का चुनाव जनवरी के आखिर तक टाल दिया है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई चल रही है, जिसका पूरा होने में वक्त लगेगा। इसलिए बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 17 दिसंबर को बोर्ड की सालाना आम सभा की बैठक को 31 जनवरी 2015 तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। बीसीसीआई ने मुद्गल समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित सजा के लिए उच्चाधिकार समिति बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट आईपीएल 6 में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में बीसीसीआई के निर्वासित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के हितों से टकराव समेत कई मुद्दों पर सुनवाई कर रही है। आज हम हिंदी फिल्मों में अभिनय के शहंशाह दिलीप कुमार जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये दिन इसलिए भी खास है कि हो सकता है कि आज वो अस्पताल से स्वस्थ होकर घर पहुंच जाएं। दिलीप साहब के बारे में कुछ भी कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कहेंगे, बस देंगे तो सिर्फ जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं। और इस मौके पर आइए देखते हैं फिल्मों की रील में कैद उनके कुछ यादगार पल। ये तमाम इल्जामात वापस लिए जा सकते हैं, तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती हैं और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो, ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते हैं। फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती। मुझे यह मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हों। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, 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 कंवारियों का दिल मचले, कंवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई, वो एक पड़ोसन पीछे पड़ गई, जंगली जिसका नाम, जंगली जिसका नाम। प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम, के तेरी मेरी नई निभनी, के तेरी मेरी नई निभनी, नई नई के तेरी मेरी नई निभनी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। एक बार फिर से हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द दिलीप कुमार साहब अस्पताल से स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। जन्मदिन की फिर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और रूस के बीच 15वीं सालाना शिखर वार्ता आज। प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ औपचारिक बातचीत। हो सकते हैं व्यापार, रक्षा और तकनीक से जुड़े कई अहम समझौते।
लोकपाल चयन पैनल में लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता होगा शामिल। कैबिनेट ने बीमा संशोधन विधेयक समेत कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। आत्महत्या की कोशिश पर अब नहीं मिलेगी सजा। सरकार का आईपीसी की धारा 309 को खत्म करने का फैसला। राज्यसभा में दी जानकारी। सीआईए की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका से अपील। दोषियों को मिले सजा। व्हाइट हाउस ने किया ओबामा का बचाव। और हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबले। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेल्जियम से भिड़ेगा भारत। पाकिस्तान से नीदरलैंड्स का होगा मुकाबला।